हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास तक हम लोग कितने कंप्लीट कर चुके थे, आगे का हम लोग देखेंगे। तो पिछले क्लास में अगर बात करेंगे तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 53 देखने वाले हैं। इसको दोनों कलर में लेना है। तो आसमान का जो रंग होता है नीला, किस कारण से दिखाई देता है? बात को थोड़ा समझने वाला है। आसमान का कलर जो नीला होता है वो किस कलर के कारण ऐसा दिखाई देता है? हम लोग कल पढ़ रहे थे जो 7 कलर होता है, जो अगर सूर्य के प्रकाश का अगर देखेंगे टोटल उसमें कलर का जो संख्या होता है, कितने कलर होते हैं? कुल 7 कलर होते हैं। नीला हम लोग ब्लू को कहते हैं। तो बेसिकली कल बात करें तो 7 कलर में सबसे ज़्यादा जो किसका तरंगदैर्घ्य होता है तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है। कल हम लोग चर्चा किए थे। रेड के बाद ऑरेंज आता है, ऑरेंज के बाद तरंगदैर्घ्य का बात करें तो येलो आता है, येलो के बाद ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद ब्लू आता है, ब्लू के बाद भी 2 आता है, इंडिगो और वायलेट। लेकिन इंडिगो और वायलेट बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर ब्लू आएगा, ब्लू के बाद इंडिगो आता है, इंडिगो के बाद वायलेट आता है। ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि जिसका हम बताए थे कल कि सबसे ज़्यादा किसका तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे ज़्यादा रेड का होता है। तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा का मान होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका परिकिरणन कम होता है। परिकिरणन का मतलब क्या होता है? जैसे सूर्य के प्रकाश अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होता है? किसी कण से टकरा जाता है। किसी कण से टकराने से ये कण इसको क्या करता है? इस सूर्य के प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेता है और कुछ आगे की ओर जाने देता है। जो अवशोषित करता है सूर्य के प्रकाश को, ये चारों दिशाओं में क्या करता है? फैला देता है। ये कण क्या करता है? इसके चारों दिशाओं में फैला देता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परिकिरणन के नाम से जानते हैं। तो परिकिरणन की घटना, अब जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसी का परिकिरणन सबसे ज़्यादा होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसी का परिकिरणन सबसे ज़्यादा होता है। इंडिगो और वायलेट बहुत लो मात्रा में दिखाई देता है, तो इसको हम इग्नोर करके चलते हैं। सब इसमें आते हैं सबसे तरंगदैर्घ्य जो ये चारों में से, ये पांचों में सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका है? तो ब्लू का है। ब्लू जो होता है नीला होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम देखने को मिलता है, तो इसका परिकिरणन ज़्यादा होता है। और इसका परिकिरणन होने के कारण इसका जो कलर होता है चारों तरफ फैल जाता है। और चारों तरफ फैलेगा तो आसमान में ये कलर साफ साफ यही कलर नज़र आने लगता है, इसलिए कि इसी का परिकिरणन सबसे ज़्यादा हो गया रहता है, जिसके कारण आसमान का कलर क्या होता है? नीला दिखाई देने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में स्कैटरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बात हो रहा है कि 2 कला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। हम लोग पढ़े थे कि 2 प्रकाश की किरण अगर 2 स्रोत लेते हैं, एक S1 है और एक S2 स्रोत है, और इधर एक पर्दा लगा हुआ है, इधर क्या है? एक पर्दा लगा हुआ है। तो इस पर्दे पर जब ये लाइट क्या होता है? जाके पड़ता है, ये लाइट इस पर जाके पड़ता है, तो यहाँ पर 2 घटना देखने को मिलता है। एक घटना जब 2 लाइट एक दूसरे से मिलता है, जब 2 लाइट एक दूसरे से मिलता है तो 2 घटना देखने को मिलता है, उसी को व्यतिकरण कहते हैं। पहले सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। जब 2 प्रकाश एक दूसरे से जाके मिलता है तो उसको व्यतिकरण कहते हैं।
तो जब दो प्रकाश जाके मिलता है तो दो प्रकार से मिल सकता है। हो सकता है मिलने से उसका लाइट क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्रकाश की लाइट क्या हो जाए, बढ़ जाए, या मिलने से प्रकाश की लाइट घट भी जाता है। वो डिपेंड करता है दोनों के कला पर कि किस कला में जाके मिल रहा है। तो जब लाइट बढ़ जाता है, जब लाइट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं संपोषी। उसको नाम हम लोग क्या देते हैं, संपोषी। और जब लाइट घटता है तो उसका नाम देते हैं हम लोग विनाशी। उसका नाम क्या देते हैं, विनाशी। तो ये जब दो प्रकाश किरण, बहुत सारे यहाँ से किरण निकलता है जाके यहाँ पर मिलेगा, तो अगर संपोषी की घटना होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। जहाँ पे संपोषी का घटना होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। और जहाँ विनाशी का घटना होता है, जहाँ पे विनाशी का घटना होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसको हम डार्क या ब्लैक बोल सकते हैं। और फिर तो ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन बनते जानता है। एक जगह ब्राइट होगा, एक जगह क्या होगा, डार्क होगा। एक जगह ब्राइट होगा, एक जगह डार्क होते जाएगा। तो इस प्रकार का घटना हम लोग के यहाँ पे देखने को मिलता है। ब्राइट डार्क, इस तरह से एक पैटर्न बन जाता है पर्दे के ऊपर। क्या होता है, पैटर्न बन जाता है। तो यही जो होता है, इसमें क्या होता है, तो जब ये ऐसा पैटर्न बनता है तो ये बात को ध्यान में सबसे पहले रखना है कि प्रकाश का ये जो होता है, एक जगह ब्राइट, एक जगह क्या होता है, डार्क बनने लगता है। तो इसको यंग का प्रयोग कहते हैं। इसको किसका प्रयोग कहते हैं, यंग का प्रयोग कहते हैं। जब यंग का प्रयोग करते हैं तो ये जो इस ब्राइट और डार्क, या दो ब्राइट के बीच में या दो डार्क के बीच में, ध्यान से दें यहाँ पे, दो ब्राइट के बीच में या दो डार्क के बीच में जो दूरी होता है, दो ब्राइट के बीच में या दो डार्क के बीच का जो दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के यहाँ पर दो डार्क या दो ब्लैक, दो डार्क या दो ब्राइट के बीच का जो दूरी होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फ्रिंज के चौड़ाई के नाम से जानते हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई एक फार्मूला निकल के आता है, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला होता है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो लिखते हम फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। और इसका जो मान होता है लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। अब यहाँ पे कोई अगर पूछ देता है, क्या पूछ सकता है, अब इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये तो हो गया फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला। अब यहाँ पे कोई अगर पूछेगा कि ये डी क्या है, कैपिटल डी क्या है और लेमडा क्या है, डी क्या है, कैपिटल डी क्या है और लेमडा क्या है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि लेमडा क्या होता है। तो लेमडा तरंग का, जो तरंग होता है उस तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है। मतलब जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, तो लिख सकते हैं ये क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है। और अगर कैपिटल डी का बात किया जाए, कैपिटल डी क्या होता है, इसको कैपिटल डी को अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये स्रोत, जो ये प्रकाश के स्रोत है, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी। क्या लिखते हैं, स्रोत तथा पर्दा के बीच की दूरी, स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी। और जो स्मॉल डी होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, ये कैपिटल डी होता है। और ये जो दूरी होता है, इस दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दो सोर्सों के बीच की दूरी। तो लिख सकते हैं दो स्रोतों के बीच की दूरी, बस यही टर्म्स ध्यान में रखना है। और यही फ्रिंज चौड़ाई के फार्मूला होता है। बोला है जो फ्रिंज का चौड़ाई होता है वो जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है कि वर्ग के समानुपाती होता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देख सकते हैं जो ये बीटा है यही है फ्रिंज की चौड़ाई, और ये लैम्डा क्या है, समानुपाती है। ये तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं, डायरेक्ट समानुपाती है ना, नीचे नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ है। ठीक है, तो बात समझ में आया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आगे हो रहा है कि एक वर्णी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का बात हो रहा है। तो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश एक वर्णित का दो स्रोत अगर लेते हैं, एक ही वर्णित का मतलब एक ही प्रकाश की लाइट को जब हम दो प्रकाश की लाइट बनाते हैं, फिर से ध्यान सुनिएगा, जब हम एक ही प्रकाश के लाइट को क्या करते हैं, इसमें यहाँ से एक लाइट प्रकाश का लाइट लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे घेर देते हैं। अब जब ये प्रकाश की लाइट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ एक स्रोत बनेगा और यहाँ पे एक स्रोत बनेगा। तो होता क्या है बेसिकली कि एक ही प्रकाश की लाइट को जब दो स्रोतों में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को एक वर्णित प्रकाश कहते हैं। तो एक वर्णित प्रकाश का दो लाइट जो बन रहा है उसमें क्या चीज़ समान होता है, उनके क्या समान होता है, तीव्रता समान होता है दोनों लाइट का, कि दोनों लाइट का आयाम समान होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो अब याद रखना है जो एक वर्णित प्रकाश होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक वर्णित प्रकाश के दो स्रोत, इसमें लिख सकते हैं दोनों स्रोतों का आयाम तथा तरंगदैर्घ्य समान होता है। इस बात को ध्यान में रखना, जब एक वर्णित प्रकाश से दो स्रोत बनाएंगे तो उसका दोनों स्रोतों का क्या समान होगा, आयाम और तरंगदैर्घ्य। आयाम को हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं और तरंगदैर्घ्य को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। बार बार ये चीज़ को हम बोल रहे हैं, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन में आयाम समान दिया है, तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पे आयाम दिया है, तरंगदैर्घ्य नहीं किया दिया, तो आयाम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एम्पलीट्यूड समान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य समीकरण हम लोग देखने वाले हैं कि डी ब्रोगली द्वारा तरंगदैर्घ्य समीकरण क्या दिया गया। तो इनके अनुसार पहले तो ये समझा गया कि इनके अनुसार जो प्रकाश होता है, तो प्रकाश के लाइट जो होता है वो एक तरंग की तरह भी काम करता है। क्या करता है, एक तरंग की तरह भी काम करता है, और एक क्या काम करता है, तो एक कण की तरह भी काम करता है। तो माना जाता है कि जो प्रकाश की लाइट होता है वो एक तरंग तो है ही, लेकिन उसमें भी क्या है, एक कण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, एक कण छिपा हुआ है। और जब वो कण की तरह व्यवहार करेगा तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और उस कण को हम लोग फोटोन के नाम से जानते हैं। उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोटोन के नाम से जानते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो उस कण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोटोन के नाम से जानते हैं। और उसी फोटोन का हम लोग द्रव्यमान अगर m मानते हैं, अगर वो v वेग से गति कर रहा है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण दिया गया h/mv। क्या दिया गया, h/mv दिया गया। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसको क्या दिया गया, तो h/mv दिया गया। अब इसको अगर सबको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो m होता है तो m क्या है, फोटोन। इसको हम लोग फोटोन कहेंगे, न कि प्रकाश का द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लोग फोटोन। इसलिए प्रकाश के कण को फोटोन माना गया, और फोटोन का ये क्या लिखाएगा, फोटोन का द्रव्यमान लिखाएगा। और भी जो होगा, इस फोटोन का वेग बोले या बोल सकते हैं कि प्रकाश का चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल हो जाएगा। और h तो सभी को पता है। अगर h के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग प्लैंक नियतांक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्लैंक नियतांक के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, इसको हम लोग प्लैंक नियतांक के नाम से जानते हैं। तो प्लैंक नियतांक जो होता है उसका मान कितना होता है,
प्लैंक नियतांक का मान। ठीक, तो सबसे पहले तो ये लिख देते हैं कि प्लैंक नियतांक पहले होता कितना है। प्लैंक नियतांक यहाँ पे कितना होता है, इसको हम लोग बोलते क्या है, पहले प्लैंक नियतांक के नाम से जानते हैं। ये सब बार बार बोलने का मेरा कारण है कि आपको रट जाए। ये सब रटना बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये रटना बहुत ज़रूरी है। और इसका मान का बात करते हैं, इसको प्लैंक नियतांक कहते हैं। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -34 होता है, -34 होता है। इसको ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग डी ब्रोगली तरंग समीकरण के नाम से जानते हैं। इसको इंडिकेट भी कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग समीकरण कहते हैं, तरंगदैर्घ्य समीकरण बोल सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फोटो सेल क्या होता है। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना ही क्या कहलाता है, फोटो सेल के नाम से जानते हैं। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटो सेल के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है, तो बेसिकली इसका कराने का तरीका क्या होता है, उसको हम लोग फोटो सेल के नाम से जानते हैं। इस बात को पहले सबसे पहले ध्यान रखना है। एक हम लोग एनोड और एक कैथोड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, एनोड और एक कैथोड बनाते हैं। ऑब्वियस है कि इसको बैटरी से जोड़ेंगे तभी जाके एक एनोड कहलाएगा और एक कैथोड कहलाएगा। तो जो निगेटिव वाला से जोड़ते हैं, जिसको हम लोग निगेटिव वाला से जोड़ते हैं, उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं, कैथोड। और जिसको पॉजिटिव वाला से जोड़ते हैं, उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। और इसको क्या करते हैं, एक कांच के अंदर बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको एक कांच के अंदर बंद कर देते हैं। तो जब इसके जो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रकाश की लाइट डालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश की लाइट डालते हैं, सूर्य के प्रकाश कैथोड पे डालते हैं। यहाँ पर सूर्य हो गया, सूर्य के प्रकाश कैथोड पे डालते हैं। सूर्य के प्रकाश जब कैथोड पे पड़ता है, सूर्य के प्रकाश जब कैथोड पे पड़ता है, तो यहाँ से एक क्या बोल सकते हैं, एक लाइट के रूप में कुछ चिंगारी के रूप में निकलता है। यहाँ से क्या होता है, कुछ चिंगारी के रूप में निकलता है। ऐसा नज़र आता है, कुछ चिंगारी के रूप में निकल के ये गति करते हुए किधर जाता है, ये गति करते हुए किधर, एनोड की ओर जाता है। ये गति करते हुए किधर जाता है, एनोड की ओर जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो सेल के नाम से जानते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक और ऐसा क्वेश्चन पूछ ही दिया है, देख सकते हैं हम लोग। कैथोड किरणें समूह है किसका। अभी हम बता ही रहे थे कैथोड किरण, जो अभी पिछले में पूछ रहे थे, इसी को हम लोग जो किरण यहाँ से निकलता है, ये इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं। तो ये किसका समूह होता है, ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही होता है। ये क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर अभी चर्चा कर ही रहे थे, तो इसी को हम लोग कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। इसको लिख भी देते हैं, जो यहाँ से निकल रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कैथोड किरण के नाम से जानते हैं, कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगला में यही क्वेश्चन पूछ ही दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कौन सा, ये कैथोड किरण के रूप में क्या निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु के बारे में बात हो रहा है। अब ये अर्ध आयु क्या होता है? तो किसी पदार्थ को आधा अपघटित होने में लगने वाला समय को हम लोग क्या कहते हैं? आयु के नाम से जानते हैं। आधा अपघटित होने में, इसलिए रेडियो पदार्थ धीरे धीरे करके क्या होता है? अपघटित, धीरे धीरे करके क्या होता है? अपघटित होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिव विघटन का नियम जो होता है, फॉर्मूला जो होता है, वो क्या होता है, उसको पहले हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो रेडियो एक्टिव विघटन का नियम, तो रेडियो एक्टिव विघटन के लिए एक सूत्र दिया गया, एक फॉर्मूला दिया गया कि रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है किस प्रकार से होता है। यानी सभी को लिखना है यहाँ पे, रेडियो एक्टिव विघटन। तो रेडियो एक्टिव विघटन का बात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया n बराबर, इसका कभी कभी डेरिवेशन भी आता है, n नॉट e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी होता है, माइनस लेमडा इंटू टी होता है। n जो होता है किसी समय t पर, n जो होता है किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। n जो होता है किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या को, 6 परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो लिखेंगे n के बारे में, किसी समय t पर 6 परमाणुओं की संख्या है। क्षण बोला जाता है या 6 बोले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्षण ही लिखते हैं। क्या है? क्षण परमाणुओं की संख्या है। अच्छे नहीं, ऐसे नहीं, किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। और जो n नॉट है ये t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या है। मतलब शुरुआत में जो परमाणुओं की संख्या था वो कितना था? n नॉट था। और किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या जो बचा, बाकी क्या हो गया? विघटित हो गया। तो जो बचा परमाणुओं की संख्या वो n से दर्शाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो लेमडा होता है, तो लेमडा के बारे में ध्यान में रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं विघटन नियतांक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विघटन नियतांक के नाम से जानते हैं। विघटन नियतांक बोला जाता है। विघटन नियतांक बोले या क्षय नियतांक भी बोला जाता है, या क्षय नियतांक, और भी इसका नाम लिया जाता है। क्षय नियतांक भी बोल सकते हैं, या और इस किस नाम से जानते हैं? तो इसको क्षय, अब विघटन या क्षय नियतांक ही बोला जाता है। और क्या बोला जाएगा? और देखिए विघटन, हाँ ठीक है, क्षय नियतांक के नाम से जानते हैं। इसको डीके कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में हम लोग डीके कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अच्छे इंग्लिश में भी लिख देते हैं जिसको याद होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीके कांस्टेंट कहते हैं, डीके कांस्टेंट। इसको डीके कांस्टेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब ये सारा टर्म ध्यान में होना चाहिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ का ये विघटन का नियम होता है। अब वही चीज पूछ रहा है कि ये शुरुआत में n नॉट था, तो इसको कितना समय लगेगा आधा होने, मतलब इस n का मान n नॉट बाई 2 होने में कितना समय लगेगा, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं। और उसका जब हम लोग फार्मूला निकालते हैं t हाफ का, तो इसको t हाफ ऐसे भी दर्शाया जाता है, t हाफ का फार्मूला। ये फार्मूला निकल के आता है, इसको लिखा जाता है ln 2 बाई लेमडा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 log 2/लेमडा, या इसी का मान पूरा निकाल के लिखा जाता है। तो क्या लिखा था? 0.693/1 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे इतना भी लिखा था, 0.693 1/लेमडा होता है। यही टी हाफ का फार्मूला होता है। और लेमडा के बारे में तो पता चल ही गया। ln2 एक फलन होता है मैथ का, हम लोग इसके बारे में मैथ में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गया सारा चीज़? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस आज सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ